of 30 rupees to buy a book. That was the autonomy of the Election Commission. The Election Commission was treated as somewhat of a sidekick of the government. I still remember when I was Cabinet Secretary, the Prime Minister rings me up and says, "Session, tell the Chief Election Commissioner that we want the election on so and so, so and so." I told him, I said, "Sir, it is not for us to tell the Election Commission this. It's for us to say we are ready for the election. But the responsibility for fixing up the schedule for the election is squarely and completely that of the Election Commission." I'll give you several instances. The Chief Election Commissioner used to go and wait outside the room of the Law Minister, waiting for his convenience to be called in. I said, "I will never do this. I'm available at any time, but on condition that the office is treated with respect." In all papers, they used to write Chief Election Commissioner, Government of India. I said, "Sorry, I am not part of the Government of India. I am part of the structure of this country, but I am not part of the Government of India." Ministers used to send notes. You know, between one department and another in government, there is a method of sending a piece of paper called a UO note. It's called an unofficial note. I used to get a UO note from various ministers saying, "Do this, don't do that." I used to send them back politely and said, "Don't send me UO notes. I am not part of your government." नमस्कार, संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में बात उस संस्थान की करने जा रहे हैं जिस संस्थान पर इस देश में पहली बार किसी ने इस तरीके का गंभीर आरोप लगाया और उस आरोप को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी कहीं न कहीं असहज है और सुप्रीम कोर्ट को भी कुछ न कुछ ऐसी टिप्पणी करनी पड़ी है जिस वजह से उस संस्थान की पूरी साख दांव पर लगी हुई दिख रही है। हम बात इलेक्शन कमीशन की कर रहे हैं। जब से एसआईआर को लेकर सवाल खड़े होने लगे हैं, जिस तरीके से एसआईआर किया जा रहा है उसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। एक बार फिर से इलेक्शन कमीशन चर्चा में, और वो भी चर्चा है बिहार को लेकर। यह संयोग कहिए कि चुनाव आयोग जब कभी भी चर्चा में रही है तो बिहार कहीं न किसी रूप में सामने रहा है। हालांकि आज ये नैरेटिव चलाने की कोशिश हो रही है कि इससे पहले जितने चुनाव आयुक्त हुए हैं वो किसी न किसी तरीके से कांग्रेस से जुड़े रहे होंगे, लेकिन इस प्रदेश ने दो चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त को देखा है जिन्होंने बिहार में निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए पहली बार इस तरीके का प्रयोग किया जो लोग सपने में भी नहीं सोच सकते थे। याद करिए टीएन सेशन का वो चुनाव, हमें लगता है कि 95 का वो चुनाव था, 1995 का चुनाव। पूरे देश से पुलिस फोर्स को बिहार भेज दिया गया था और उसमें पंजाब, मेघालय, मिजोरम, कहाँ का पुलिस आया था। लोग ताड़ी पीने के लिए पुलिस मार कर देता था, कुत्ता उत्ता मारने लगा था। और पूरे देश से पुलिस आई थी निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने के लिए, क्योंकि बिहार के हर चुनाव में कम से कम लोगों की मौत होती थी, 100 से ज़्यादा लोगों की मौत होती थी। पुलिस का, नक्सल का अलग थ्रेट था और अपराधियों का अलग थ्रेट। उस दौर में टीएन सेशन को लोग याद करते हैं कि किस तरीके से बिहार में चुनाव कराया था। और पटना लोकसभा चुनाव, गुजराल साहब का चुनाव का तो रिजल्ट ही नहीं निकला, लेकिन उस समय में कभी किसी भाजपा या कांग्रेस ने ये आरोप नहीं लगाया होगा या आरजेडी ने आरोप नहीं लगाया होगा कि टीएन सेशन ये जो कुछ भी कर रहे हैं ना, किसी खास पार्टी को मदद करने के लिए कर रहे हैं। कभी किसी ने नहीं कहा, लेकिन आज लोग कह रहे हैं। तो आज जब लोग कह रहे हैं तो इस तरीके से बाद में टीएन सेशन अडवाणी जी के खिलाफ चुनाव लड़ गए, लेकिन भले वो अडवाणी जी के खिलाफ कांग्रेस की टिकट से लड़ गए हों, लेकिन चुनाव के दौरान वो कांग्रेस को मदद करते हुए बिहार में कभी नहीं दिखे। ये कोई एक व्यक्ति भी नहीं कह सकता है, कोई एक पत्रकार भी नहीं कह सकता, उस समय की बीजेपी भी नहीं कह रही थी। और टीएन सेशन को जब मुख्य चुनाव आयुक्त बनाने की बात हुई तो प्रधानमंत्री से जिस तरीके से उन्होंने अपनी बात कही, कार्यक्रम की शुरुआत में मैंने आपको सुनाया कि इस गर्ड्स के लोग चुनाव आयुक्त बने हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त है इस देश में। आज आप भले आप आरोप लगा रहे हो,
आरोप क्यों लग रहा है? ये सब हमें लगता है कि मुख्य चुनाव आयुक्त को भारत सरकार को सोचना चाहिए। याद करिए 2005 का वो चुनाव, किस तरीके से चुनाव का आयोजन हुआ था। पूरी स्टेट मशीनरी को चुनाव आयोग अपने तरीके से इस्तेमाल कर रही थी, और उस दौरान क्या क्या हुआ हम इसकी वानगी सुनाएंगे। लेकिन कभी राजद ने, जिसकी सरकार चली गई उस चुनाव की वजह से, उस चुनाव में जो जिस तरीके से निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव हुआ, बीजेपी की सरकार बनी, केजरीवाल का और टंडन साहब का वो धमक का दौर था, किस तरीके से चुनाव हुआ, जरा अभियानंद जी के शब्दों में सुनिए। हमारे साथ अभियानंद जी जुड़े हुए हैं। सर, चुनाव आयोग इन दिनों काफी चर्चा में है, खास करके चुनाव आयुक्त जो अभी तक देश में हुए हैं उसको लेकर भी चर्चा है। कई तरह की नैरेटिव भी चलाने की कोशिश हो रही है, या होती ही रहती है, कि भाई चुनाव आयुक्त के हटने के बाद कौन किस पार्टी के साथ गए, कहाँ गए, क्या हुआ, ये सारी बातें चल ही रही हैं। फिलहाल अभी जो कुछ चल रहा है वो भी सामने है ही। एक टीएन शेषन जी का भी एक क्लिप वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने, उनका क्या कम्युनिकेशन रहा था चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त बनने के दौरान। क्या आप 2005 के चुनाव में भी काफी सक्रिय भूमिका आपकी थी एक पुलिस अधिकारी के रूप में। मुख्य चुनाव आयुक्त या चुनाव आयुक्त का ये तेवर आप कभी देखने को इस तरीके का मौका मिला क्या? संतोष जी, 2005 में स्मरण होगा, 2 इलेक्शन हुए थे बिहार में, बिहार असेंबली में। जी जी जी। पहले इलेक्शन में जो फरवरी में हुआ था, उसमें मुझे कहीं किशनगंज की तरफ भेजा गया था एज आईजी काम करने के लिए। जी। वो इलेक्शन तो आप जानते हैं कि उसका कोई रिजल्ट हाल निकला नहीं। हाँ जी। उसके बाद एक दिन सडनली हम, उस समय तक एडीजी बन गए थे जी। आई थिंक मई 2005। तो एक मैसेज मिला कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर आपको बुलाए हैं अपने ऑफिस में। क्यों ये मैसेज आया, कहाँ से आया, इसकी कोई जानकारी नहीं। तो पहली बार मौका मिला कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर से 1-to-1 बात होने का। श्री बीबी टंडन थे उस समय जी। और मैं जब वहां गया तो कई विषयों पर उन्होंने बात की। एक तो था कि बिहार में फेयर इलेक्शन कैसे कराया जा सकता है, क्योंकि आपको स्मरण होगा 90 के दशक में फेयर इलेक्शन एक दुर्लभ चीज थी बिहार में। हाँ, बहुत चुनौती थी। हर बार जब इलेक्शन कंप्लीट होते होते प्रेसिडेंट रूल का मांग होने लगता था। हाँ, और बहुत ज्यादा हत्याएं भी होती थी। हत्याएं होती थी, वायलेंस था। तो एज चीफ इलेक्शन कमिश्नर उनका एक क्वेश्चन था, वो अभी इस विषय के लिए बहुत संदर्भित नहीं है। तो उसके बाद उन्होंने एक पूछा हमसे कि तुम्हारे कैडर में एसपी रैंक के ऑफिसर्स जो फेयर इलेक्शन करा सकें वो हैं कि नहीं। हमने कहा सर, कमी तो नहीं है, लेकिन वो सभी राजनीतिक कारणों से भाग गए हैं बिहार छोड़ के, और भारत सरकार में डिप्यूटेशन पर आ गए हैं। तो ऐसे ही उसी संदर्भ में मैंने एक सुझाव दे दिया अपनी ओर से, अनवारंटेड था, कि उन लोग, अगर आप, उन्होंने मुझसे पूछा कि आपके पास एसपी रैंक में आईपीएस हैं कि नहीं आपके कैडर में। तो हमने उनको बताया कि उस लेवल के एसपीज की कोई कमी नहीं है, लेकिन राजनीतिक कारणों से उन्होंने छोड़ दिया है स्टेट को, और वो डिप्यूटेशन तो भारत सरकार में आ गए हैं। उन्होंने हमसे मांगा लिस्ट, करीब 11 लोगों का लिस्ट हमने दे दिया उनको, और मेरे सामने उन्होंने माय डियर प्राइम मिनिस्टर करके लेटर डिक्टेट कर दिया कि
इनके सर्विसेज को इलेक्शन कमीशन को दे दिया जाए और इलेक्शन खत्म होते ही इनको लौटा दिया जाएगा। जी जहाँ से वो आए थे, मतलब भारत सरकार में जहाँ थे वहां से लौटा दिया जाएगा। जी मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूँ कि ये प्रक्रिया 1 सेकंड में उन्होंने एक्सेप्ट किया, जबकि ये शायद कभी नहीं हुआ है और बाद में भी नहीं हुआ। या डेपुटेशन से लौटाया भी जाता है तो उसके स्टेट कैडर को लौटाया जाता है, जी यहाँ पर लौटाया गया इलेक्शन कमीशन को। जी और बहुत सुंदर काम हुआ उन लोगों के द्वारा। उनको फेज बाय फेज रोटेट कर करके डिस्ट्रिक्ट चेंज किया गया जी और बढ़िया फेयर इलेक्शन कंडक्ट कराया गया 2005 में। मतलब हमको लगता है कि हिंसा रहित जो है सो इलेक्शन रहा पहली बार। आप लोग तो उस समय जर्नलिज्म कर रहे होइएगा, हाँ 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 ठीक है। तो आपको अपना अंदाज होगा और उस समय का इलेक्शन के बारे में आप पता भी कर सकते हैं पब्लिक से जो उस हाँ समय में थी। केजे राव का जो है सो वो नैरेटिव है केजे राव का, जी और जो बैकग्राउंड में था वो हम आपको बता रहे हैं। जी 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 तो एक फेयर इलेक्शन कमीशन ने करा दिया, जी और जो लूजिंग साइड था जी उसने भी माना कि हाँ ये सिलेक्शन में कोई गड़बड़ी नहीं हुई। ये बहुत बड़ी बात है। मतलब बहुत बड़ी विश्वास, बात। इलेक्शन कमीशन पर विश्वास, ये बहुत बड़ी बात है सर। हम्म, हेलो। जी हाँ सर, ये बहुत बड़ी बात रही। सही मतलब बात है। हाँ, रिजल्ट भले ही जो लगातार सत्ता में थे उनके पक्ष में नहीं गया, लेकिन वो लोग भी उन हाँ लोगों ने भी हल्ला नहीं किया कि प्रेसिडेंट रूल कराया जाए, गड़बड़ी हुई है। जबकि 90 के दशक में जितने भी इलेक्शंस होते थे सबका उस समय का अगर आप न्यूज निकाल के देखिए नेट पर या अखबारों में, जी तो एक ही स्वर से था कि फिर से इलेक्शन कराया जाए, प्रेसिडेंट रूल में इलेक्शन कराया जाए, जी पहले प्रेसिडेंट रूल लगाया जाए। जी और मैं इस बात को व्यक्तिगत रूप से कभी एक्सेप्ट नहीं करता था, जी क्योंकि मेरा मानना था कि ये व्यवस्था जो संवैधानिक बनी है जी ये चुनाव करा के सरकार लाने के लिए बनी है, हम्म प्रेसिडेंट रूल के लिए ये व्यवस्था नहीं बनी है। हम्म और चुनाव फेयर हो इसका एक ही पैमाना था कि जो हारने वाला पक्ष है वो भी हल्ला नहीं करे कि चुनाव अनफेयर हुआ है। हाँ, सबसे बड़ी बात यही। सबसे बड़ी बात यही। मतलब ये कि भाई हारने वाला कभी नहीं कहा कि कोई एसपी जो है हमको, हमारे उम्मीदवार को परेशान कर रहे हैं, या फिर चुनाव के दौरान जो है बूथ कैप्चरिंग वाले दूसरी पार्टियों को समर्थन कर रहे हैं, ये कभी नहीं हुआ। कभी नहीं हुआ था ये। जी और यही तो, अगर ऐसी चीज हो जाए, रिजल्ट आ जाए, तो जो व्यवस्था है उसमें अस्वस्थता दिखाई पड़ती है। जी समाज आश्वस्त हो जाता है कि जो हुआ वो जो हम चाहते थे वही हुआ। जी ठीक है सर, ठीक सर, थैंक यू सर, थैंक यू। प्रणाम। सुन लिए। और बाद में यही केजे राव कांग्रेस का जो MHA छात्र को विंग है NSUI, उसमें कैसे पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर कैसे इलेक्शन कराया जाए इसके ऑब्जर्वर वो रहे वहाँ। लेकिन बिहार में चुनाव में ये कोई नहीं कह सकता है कि केजे राव ने जो है सो कांग्रेस और आरजेडी को जिताने के लिए इस तरीके का काम किया हो। लेकिन आज अभी वर्तमान जो चुनाव आयुक्त हैं उस पर ये आरोप लगता है, जिस तरीके से SIR में वो काम कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट भी इनके इस रवैये से असहज है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, आप संवैधानिक संस्थान हैं
और उस पर बैठे हुए सर्वोच्च पद पर बैठे हुए लोगों का ये रवैया कैसे हो सकता है? तो ये कहना कि जो कांग्रेस के समय में जो लोग थे, जो बने, वो किसी ने उस समय में ये नहीं कहा कि ये कांग्रेस के लिए काम कर रहा है या कांग्रेस के लोगों को जिता रहा है। जिन चुनाव आयुक्तों की चर्चा आज हो रही है, और आज के चुनाव आयुक्त अगर आरोपों के घेरे में हैं, अगर उन पर आरोप लग रहा है, तो उसकी वजह साफ है कि जो पारदर्शिता होनी चाहिए थी वो पारदर्शिता नहीं बरती गई। अगर ये जनवरी से इस चीज़ को, SIR को शुरू किया गया रहता, कोई पॉलिटिकल पार्टी के लोग इस पर सवाल खड़े नहीं करते, बल्कि स्वागत करते। हर पॉलिटिकल पार्टी की इच्छा जरूर रहती है कि वोटर में लिस्ट में गड़बड़ी हम करें, लेकिन अगर गड़बड़ी में कोई सुधार करने की बात करेंगे तो जनता उसके साथ रहेगी। TN शेषन हो या KJ राव के साथ जनता खड़ी रही। कुछ नहीं चला सरकार को, सरकारें बदल गई, और 95 में लालू यादव सबसे बड़े बहुमत के साथ, अकेले बहुमत के साथ सरकार में आए, जबकि कितने फेज में इलेक्शन हुआ। इसलिए ये हम स्पेशल स्टोरी में चर्चा इसलिए आज हमने किया कि दामन पर दाग वैसे ही नहीं आता है, छींट वैसी नहीं आता है। आज संवैधानिक संस्थानों पर सवाल खड़े हो रहे हैं, इसलिए कि सवाल वो विपक्ष से करते हैं। सवाल विपक्ष के उठाए गए सवालों पर करते हैं। पहले सरकार से लोग सवाल करता था, सरकार को लोग आईना दिखाता था। तो ये जो परिस्थितियां बदली हैं, संवैधानिक संस्थान हो या मीडिया हो, इस वजह से चीज़ें असहज हो गई हैं। लोगों का भरोसा उठने लगा है कि ये सामने बैठे लोग, जिनको सरकार से सवाल करना चाहिए, जिनकी जिम्मेवारी है सरकार पर कंट्रोल करना, जिसकी जिम्मेवारी है सरकार से सवाल करना, वो उलट विपक्ष से सवाल कर रहे हैं, जनता से सवाल कर रहे हैं।